आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो पटवारी परीक्षा में प्रबंधन सब्जेक्ट जोड़ा गया है उसके लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मैं। तो पहला जो लेक्चर है आज हमारा इकाई फर्स्ट का रहने वाला है। देखिए प्रबंधन का, ठीक है। प्रबंधन में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो प्रकृति, महत्व, प्रबंधन के कार्य और इकाई 2 में रहेगा अपना, ठीक है। ये इकाई फर्स्ट के 2 चैप्टर है जिनके अंदर बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको अलग अलग, क्या महत्व है, क्या विशेषता है, ठीक है। ये बड़े पॉइंट, इनके अंदर सब पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड यूनिट की बात करें तो प्रबंधन के सिद्धांत। तो आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रबंधन, प्रकृति और महत्व, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके पहले भी मैं एमपी के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो भी जरूर देखिए। अब देखिए प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रबंधन होता क्या है, ठीक है। किसका प्रबंधन करना होता है, प्रबंधन मतलब क्या। तो देखिए व्यवसाय और संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। प्रबंधन का मतलब जो आपके पास संसाधन है, जो भी सोर्सेस है, उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करके जनता का भला हो सके उसके लिए कार्य करना, तो उसे हम क्या कहेंगे प्रबंधन, जो जनता के हित में हो। प्रबंधन की दूसरी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। प्रबंधन का सीधा सा मतलब होता है कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक आउटपुट निकालना, उसे प्रबंधन कहते हैं। तो कम से कम सोर्सेज होंगे आपके पास और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा प्रबंधन। अब देखिए प्रबंधन की परिभाषा कई विचारकों ने दी है। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है उन पे बात करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो देखते हैं। देखिए जो पहली परिभाषा है हमारी उस पर चलते हैं प्रबंधन की। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से किया जा सकता है। मतलब प्रबंधन क्या है, एक ऐसी विधि है कि आप क्या करना चाहते हैं और कम से कम खर्च में और अच्छे से अच्छे क्या कर सकते हो, उसे प्रबंधन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रबंधन। देखिए इसमें सबसे जो अच्छी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन अच्छी है आपकी, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास, ठीक है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इस परिभाषा में प्रबंध को केवल कर्मचारी प्रबंध के रूप में देखा गया है। इस प्रकार यह एक संकुचित परिभाषा है। अब देखिए ये जो परिभाषा है ये केवल थोड़ी सी चीजों पर बात करती है कि केवल व्यक्तियों का प्रबंध करना ही प्रबंधन कहलाता है। केवल व्यक्तियों का प्रबंध नहीं किया जाता है, व्यक्तियों का प्रबंध किया जाता है, वस्तुओं का प्रबंध किया जाता है, जो संसाधन है आपके पास अवेलेबल है सभी का प्रबंध करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कंपनी की बात करें तो कच्चा माल भी हो सकता है, पूंजी भी हो सकती है, पैसा, ठीक है, श्रमिक भी हो सकते हैं, मशीनें भी हो सकती है, बुद्धि भी हो सकती है, तो सभी का प्रबंध करना है। तो ये इतनी सटीक नहीं रहेगी। यहाँ पर 5वीं परिभाषा सबसे अच्छी है, बाकी ये परिभाषा पढ़ लेना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए जो 5वीं परिभाषा है उस पर चलते हैं, क्या कहती है 5वीं परिभाषा काफी अच्छी है। देखिए जो 5वीं परिभाषा है हमारी, देखिए हेनरी फेलो के अनुसार प्रबंध से अर्थ से पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। ये संपूर्ण परिभाषा, इसमें सभी चीजें आ चुकी हैं। देखिए प्रबंध मतलब क्या, जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के लिए भी आपने एक प्लान बनाया है, उसके लिए सभी संसाधनों का प्रबंध किया आप, या फिर आपका जो संसाधन है
कम से कम संसाधन है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना चाह रहे हैं। तो यही तो प्रबंध है। तो देखिए प्रबंध में क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और हम इससे ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्वानुमान लगाते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है। योजना बनाते हैं कि भैया ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। संगठित करना, जो भी सोर्सेज उन्हें संगठित करते हैं, जो व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है सबको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या जहां से हमें सहायता मिल सकती है सभी को हम क्या करते हैं, संगठित करते हैं। आदेश देना, और उन लोगों को क्या करते हैं, आदेश देते हैं सभी को कि आपको ये करना है, वो करना है, जो भी कार्यक्रम करना है आपको, जो भी आपका टारगेट है। और समन्वय, सभी में क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बिठाना। तो प्रबंधन में हम सभी अलग अलग सोर्सेस को इकट्ठा करते हैं और सब में तालमेल बिठाते हैं जो हमारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए, ठीक है। और नियंत्रण करते हैं, और सभी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो पता चले एक पक्ष कार्य कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा है, तो काम बनेगा क्या, जो उद्देश्य वो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी को तालमेल बिठाते हैं और प्रबंधन बनाते हैं। अब देखिए इसके बाद ये परिभाषा सबसे अच्छी है। अब देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परिभाषा प्रबंध के सभी कार्यों को प्रकाश डालती है, परंतु प्रबंध के विज्ञान एवं कला के पक्ष पर ध्यान नहीं देती। अब देखिए विज्ञान और कला, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पटवारी की परीक्षा में आना ही कि जो प्रबंधन है वो कला है या विज्ञान। तो इसके ऊपर हम आगे बात करें, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब देखिए इसके बाद जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। ये डेफिनेशन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो डेफिनेशन है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अगर एक बार रीडिंग भी लगाएंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। अब देखिए प्रबंधन की अवधारणाएं देखते हैं, मैनेजमेंट की अवधारणा। प्रबंधन की क्या क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है प्रबंधन, प्रबंधन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहा जाता है। तो देखिए प्रबंधन विभिन्न अवधारणा रही है। जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट है, उसकी सबकी अपने अपने हिसाब से अलग अलग अवधारणा है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहे। जो प्रबंधन करना है उसमें समय के साथ चेंजेस आता रहता है, ठीक है। अब देखिए जो पहला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात करते हैं। प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से। देखिए प्रबंध मतलब यहाँ पे एक अवधारणा क्या कहती है कि प्रबंध का मतलब हुआ कि व्यक्तियों से काम करवाना है, ठीक है। जैसे आपके अंडर में 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अब आपको ये पता है कौन सा व्यक्ति कौन से कार्य करने के लिए योग्य है, कौन सा एबल है, कौन सा व्यक्ति कंप्यूटर चला सकता है, कौन सा कंप्यूटर नहीं चला सकता है, कौन सा बाइक चला सकता है, कौन सा बस चला सकता है, कौन सा व्यक्ति किस फील्ड में महारत हासिल है उसको, कौन सा कार्य कितने अच्छे से कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक अवधारणा क्या कहती है प्रबंधन की, कि प्रबंधन का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से, ठीक है। कि व्यक्तियों से कार्य कराना ही क्या है, प्रबंधन। एक विचार ये कहता है, ठीक है। प्रारंभ में प्रबंध का आशय उन व्यक्तियों से लगाया जाता था जो श्रमिकों कर्मचारियों से कार्य संपन्न कराने के लिए उन्हें निर्देश एवं आदेश प्रदान करते थे। देख सकते हैं हम कि पहले प्रबंध का अर्थ केवल उस व्यक्ति से लगाया जाता था कि जो श्रमिकों से काम करवा सके और उन्हें निर्देश दे सके, यही प्रबंध है, ये समझा जाता था पहले, ठीक है। फिर समय के साथ इसकी अवधारणाओं में चेंजेस आता है। श्रमिक प्रबंधन और कर्मचारी नेतृत्व प्रदान है। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, प्रबंध व्यक्ति समूह से मिलकर कार्य करने की कला है। ये अवधारणा क्या कह रही है भैया कि प्रबंध क्या है, व्यक्ति और समूह से मिलकर कार्य करने की एक कला है। इसमें क्या कहा गया है, प्रबंध व्यक्ति समूह से मिलकर कार्य करने की कला है। अब ये उदाहरण ये कहती है कि जो प्रबंध है वो व्यक्ति और समूह से मिलकर कार्य करने की एक कला बता रहा है। मतलब प्रबंध को क्या कहा इसने कि प्रबंध एक कला है। इसके पहले वाली अवधारणा, पहला वाला विचार क्या कहता है कि प्रबंध केवल वो है जहां पर हम श्रमिकों या मजदूरों से काम ले सके, वही प्रबंध है। मजदूरों और श्रमिकों का मैनेजमेंट ही प्रबंध कहलाता है पहले वाले कॉन्सेप्ट में। तो सेकंड अवधारणा है वो क्या कह रही है कि भैया ये कला है, ठीक है। कौन सी कला है, प्रबंध व्यक्ति और समूह को मिलकर कार्य करने की एक कला है। मतलब दोनों को, व्यक्ति और समूह को मिलाकर हम कार्य करवाते हैं तो वो कला। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय कार्य व्यक्ति द्वारा अकेले ना किया जाकर व्यक्तियों के समूह के द्वारा संपन्न करते हैं। जैसे एक कंपनी का अकेला व्यक्ति चला सकता है क्या, नहीं चला सकता है। उसके लिए कई मजदूर लगेंगे, कई हेल्पर लगेंगे, कहीं उसके लिए आईटी एक्सपर्ट वगैरह सब अलग अलग फील्ड के लगेंगे, तब जाकर वो कार्य कर पाएगा। तो भैया ये क्या है कि व्यक्तियों का एक समूह है
और वो समूह जो कार्य कर रहा है वो एक कला है, मतलब जो समूह के रूप में कार्य कर रहा है वो कला है, और वही क्या है आपका प्रबंध है। इसके बाद देखिए जो तीसरी अवधारणा है वो क्या कह रही है हमारी, प्रबंध एक क्रिया है। प्रबंध क्या है, क्रिया है, मतलब प्रबंध एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक ऐसी सतत प्रक्रिया है। अब देखिए प्रबंध लगातार चलता रहता है, चाहे संगठन हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, जिसके अंतर्गत व्यवसायी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए एक आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। देखिए प्रबंध क्या है भैया, जो भी उद्देश्य आपके लक्ष्य है उसको पाने के लिए एक संस्था के रूप में कार्य करता है प्रबंध, मैनेजमेंट, और उसको पाने के लिए लगातार प्रयास करता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, अभी जैसे समझना यहाँ पे थोड़ा सा, अभी ठंड ज्यादा गिर रही है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब ठंड ज्यादा गिर रही है तो हम समझते हैं कि फसल खराब हो जाती है, क्या हो जाए, किसी क्षेत्र में फसल खराब हो जाए। तो अब ये फसल खराब होगी तो इसका सर्वे कौन करेगा, पटवारी। कौन करेगा सर्वे, अब पटवारी सर्वे कर रहा है। अब देखिए पटवारी का सर्वे कर रहा है तो कुछ पटवारी क्या होते हैं कि जो गांव का प्रमुख होता है, सरपंच या गांव का मुखिया, उसके यहाँ बैठ जाता है और पूरी लिस्ट बना देता है। तो ये सही होगा क्या। एक दूसरी अवधारणा इसमें देखते हैं कि वो एक एक खेत का सर्वे करता है कि किस किसान को कितनी हानि हुई, किस किसान को कितनी हानि हुई और उसने क्या फसल बोई है, उसके अनुमान से वो एक एक खेत पर जाकर सर्वे करता है और फिर चार्जशीट सबमिट करता है, जो डॉक्यूमेंट्री है वो बनाता है और फिर सबमिट करता है। तो इसमें मुआवजा ज्यादा मिलेगा किसानों को। तो ये हमारे लक्ष्य क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, एक अवधारणा प्रबंध सतत प्रक्रिया है। जो प्रबंध है वो लगातार चलता है। जैसे सोयाबीन की फसल, अभी जैसे गेहूं की फसल खराब होगी, फिर अगर ज्यादा बारिश हो जाती है सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है, तो उसके लिए जो पटवारी होगा वो क्या करेगा, बार बार सर्वे करता रहेगा कि कहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है। अब इसके बाद जैसे सरकार ने भी किसानों को यूरिया खाद बंटवाने के लिए, ठीक है, पावती होगी, एक पावती पे 2 बोरी देते हैं किसानों को। तो ये भी क्या कर रहे हैं, सतत प्रक्रिया है प्रबंध, बार बार मैनेजमेंट करना, बार बार रूल बनाना है। तो क्या है, मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कि भैया एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में रोज चेंजेस होते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया आता है। जैसे कभी कोई अच्छी दवाई आ गई तो किसानों को बताना है, ठीक है, या कोई योजना। ऐसे एक और उदाहरण देते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। उसमें किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं। अब ये 6,000 रुपए किन किन किसानों को मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए डिसाइड ये है कि भैया वो कृषक होना चाहिए, ठीक है। 10 एकड़ का क्राइटेरिया रखा गया था। फिर उसके बाद क्राइटेरिया हटा दिया कि सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब इसमें 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, पर इसके लिए कुछ कंडीशन है कि किसान आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सर्वे कौन करेगा, वही पटवारी को करेगा। पटवारी चार्ज रिपोर्ट देगा कि भैया इतने किसान इस गांव में 100 किसान ऐसे हैं जिनके पास गवर्नमेंट के सारे क्राइटेरिया पूरा करता है, जो इस योजना का लाभ ले सके। तो ये क्या हुआ, लगातार चल रहा है, लगातार प्रक्रिया। नए किसान आएंगे, जाएंगे, जुड़ेंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे, चलता रहेगा। भैया प्रबंध क्या हुआ, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं प्रबंध। ये कह रही है सेकंड उदाहरण। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, मानिए अगली परिभाषा देते हैं। प्रबंध एक नवीन विचार वाली शक्ति है। प्रबंध क्या है, एक शक्ति है, ठीक है, नवीन विचार वाली एक शक्ति है। आधुनिक प्रबंध को एक नवीन विचार वाली शक्ति माना जाता है। मतलब प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट एक शक्ति, एक पावर है, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्रबंध अच्छा है आपका, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सकते हो। वस्तुओं की बाजार में मांग कम होने पर अपने उत्पाद को घटाकर पूर्ति को समायोजित किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है, तो प्रबंध मैनेजमेंट क्या करता है, उस वस्तु को आयात कर लेता है। जैसे देश में कई बार देखा होगा दवाइयों की कमी हो जाती है, विदेश से मंगा लेते हैं। या कहीं पर ज्यादा उत्पादन हो जाता है, गेहूं का ज्यादा उत्पादन हो जाता है, तो गेहूं को हम क्या करते हैं, विदेश भेज देते हैं कि ऐसे सड़ने देते हैं उसको। ये तो खुले में छोड़ दिया, गेहूं ज्यादा उत्पादन हो गया, हम तो स्टोर कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको विदेश भेज देते हैं जहां पर गेहूं की कमी हो। तो यही तो प्रबंध है, ठीक है। हम क्या करें, बाजार के साथ भी तालमेल मिलाते हैं। तो सेकंड जो अगला कॉन्सेप्ट उसमें क्या कहा इसने कि प्रबंध भैया समय के हिसाब से योजनाएं बनाता है, समायोजन कर रहा है। इसके बाद देखिए अगला है प्रबंध निर्णय प्रक्रिया से संबंधित। प्रबंध का मतलब क्या होगा कि निर्णय लेना। प्रबंध का जो अगला कॉन्सेप्ट है क्या कह रहा है, प्रबंध निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब प्रबंध क्या करेगा, डिसीजन लेगा, जो मैनेजमेंट होगा वही डिसीजन लेगा। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक निर्णय प्रक्रिया है,
मतलब मैनेजमेंट क्या हुआ, निर्णय लेने की एक प्रोसेस है। अरे किसी की संस्था को चलाने का, चेंजेस करने का निर्णय कौन लेता है, तो प्रबंध मैनेजमेंट तो लेता है। बाकी उस संस्था के जो कर्मचारी होते हैं या जो एम्प्लॉइज होते हैं, उस प्रबंधन जो निर्णय लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लागू करवाते हैं। और वो किसके निर्देश में करवा रहे हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट के निर्देश में। जो आगे से आदेश आया उसके हिसाब से काम करना है उसको, तो यही तो मैनेजमेंट है। प्रबंधकों का अधिकांश समय निर्णय लेने में व्यतीत होता है। अब देखिए जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जो मैनेजर वगैरह होते हैं कंपनी में, या जैसे अगर हम बात करें उच्च अधिकारी, तो उनका ज्यादातर समय किसमें जाता है, निर्णय लेने में और प्लानिंग बनाने में। बाकी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो नीचे नए लेवल के कर्मचारी हैं, वो क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करवाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि भैया किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट की केंद्र सरकार ने, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 4000 रुपए किसान सम्मान निधि में ऐड कर दी कि भैया मध्य प्रदेश सरकार भी 4000 रुपए देगी, ठीक है, किसानों को सहायता राशि के रूप में। तो इसके लिए योजना बनाई। तो केंद्र राज्य स्तर पर योजना किस प्रकार से बनेगी, राज्य पर भैया राज्य का जो कृषि सचिव होगा वो भाग ले रहा होगा, वित्त सचिव ने भाग लिया होगा, वित्त मंत्री ने भाग लिया होगा, कृषि मंत्री ने भाग लिया होगा, मुख्यमंत्री ने भाग लिया होगा, फिर ये राज्य स्तर पर योजना बनाई। तो इन लोगों का कार्य क्या है, योजना बनाना, ठीक है, तो ये प्रबंध कर रहे हैं और बाकी इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो भैया जिला कलेक्टर हो गया, उस योजना को क्रियान्वित करवा रहा है। अब उस योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कौन करवाएगा, तो भाई पटवारी करवाएगा। पटवारी सर्वे करेगा, देगा कितने लोग पात्र है अपात्र है, ये योजना इंप्लीमेंट हो गई है। तो 3 स्तर पर हम किसी भी योजना का इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। प्रबंध, तो देखिए वहां इस कार्य में व्यस्त रहते हैं। वो जो मैनेजमेंट के लोग रहते हैं उनका काम ही रहता है मैनेजमेंट नई योजनाएं बनाना, कि जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए, कार्य को कौन सा ढंग सर्वोच्चतम, मतलब कौन सा कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका जिससे हमें बेटर से अच्छे से अच्छा आउटपुट मिल सके। उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति निर्णयों की गुणवत्ता निर्भर होती है, परंतु देखने में आता है कि प्रबंधक निर्णय लेने में अपने समय का थोड़ा ही भाग वे करते हैं। अब कई बार देखा जाता है कि योजनाएं तो बना रहे, पर योजना बनाने में प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, हाई बात में जल्दी जल्दी योजनाएं बना दी, उसका बहुत ज्यादा समाज के ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे नोटबंदी जल्दी जल्दी में लिया गया डिसीजन था, ठीक है, ऐसी कई योजनाएं जल्दी जल्दी में बना दी जाती है और उसका दुष्परिणाम समाज को देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि फर्म के लक्ष्य स्पष्ट और व्यवहारिक हैं, उनकी पूर्ति हेतु उपयुक्त सूचनाएं आंकड़े। अब देखिए योजना बनाना तो आपके पास पर्याप्त आंकड़े होना चाहिए, सूचनाएं होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। अगर आपके पास आंकड़े नहीं कि भैया ओला पड़ा तो कितने किसानों की फसल बर्बाद हो गई, अगर आंकड़े नहीं होंगे तो आप मुआवजा कैसे दोगे किसानों को, तो आंकड़े सटीक होना चाहिए। और आंकड़े कौन इकट्ठे करेंगे, जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं वो आंकड़े इकट्ठे करेंगे। देखिए अगले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है हमारा, प्रबंध लक्ष्य के निर्धारण, प्राप्ति और उसके मूल्यांकन से संबंधित। अब देखिए ये कह रहा है कि जो प्रबंध है ना मैनेजमेंट, उसका काम क्या है भैया, मैनेजमेंट क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, टारगेट। जैसे हमने बोला था कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, तो ये हमारा लक्ष्य था, ठीक है, टारगेट था। इसके लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई, भैया किसान सम्मान निधि 6000 केंद्र सरकार दे दी, 2000 4000 राज्य सरकार दे दी, 10,000 हो गए। फिर इसके बाद किसानों को सब्सिडी पर खाद मुहैया करवा रहे हैं, बीज मुहैया करवा रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य क्या है, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करना है, ठीक है, ये लक्ष्य था हमारा। अब 2023 आ गया, दुगनी नहीं हुई हाल तक। और प्राप्ति और उसका मूल्यांकन करना। अब जैसे यहाँ पे सरकार के सामने एक चीज निकल के आई कि भैया कि हमें 2022 तक किसानों की आय डबल करना है, किसानों की आय हम डबल नहीं कर पाए, तो इस लक्ष्य में हम कहाँ पीछे रह गए। अब हमें क्या चेंजेस करना है पॉलिसी में, क्या नए थॉट लेकर आना है जिससे किसानों की आय डबल हो जाए, बढ़ जाए, तो इस पर काम करेंगे। और क्या हो रहा है, उसका मूल्यांकन होगा, एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सेक्टर हमारा कमजोर है, हमारा किसानों की आय डबल नहीं कर पाए। तो प्रबंध यही तो कर रहा है सर, इस अवधारणा के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना है। हम क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि भैया 2030 तक हम किसानों की आय डबल कर देंगे, तो ये हमने एक नया लक्ष्य टारगेट डिसाइड कर लिया। हम बोल देंगे हम 2024 तक किसानों की आय डबल कर देंगे, तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम समय के हिसाब से उसमें चेंजेस करते रहते हैं प्लान में, और उसे प्राप्त करने के लिए उसका मूल्यांकन करना प्रबंध का मुख्य उद्देश्य। मूल्यांकन तो करना पड़ेगा अगर आप मैनेजमेंट में हो तो, भैया क्या करना है, हमारी योजना फेल हुई तो क्या कारण थे उसके, और हमारी योजना से कोई सी योजना सफल रही तो उसके क्या कारण थे, अब उसमें हमें क्या सुधार करना है जो ताकि और अच्छा जनता का हित हो उससे। अधिकांश प्रबंध सिद्धांतों का समन्वय लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रहा है इस तरह। देखिए अगला जो है हमारा पांचवा क्या, सातवां क्या गिरा है, प्रबंध व्यवसाय का गंत्यात्मक और जीवनदायी तत्व है। अब देखिए जो प्रबंध है वो क्या है कि व्यवसाय का गत्यात्मक और जीवनदायी तत्व है। मतलब जो प्रबंध है वो व्यवसाय का जीवनदायी, मतलब अगर प्रबंध नहीं होगा तो कोई सा व्यवसाय नहीं चल सकता, मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे आप, इसलिए क्या होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब प्रबंध किस किसका होगा, साधनों का प्रबंध होगा, ठीक है। उत्पाद नहीं, कभी उत्पादन नहीं बन पाती से तो प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री कोई कंपनी अगर वो उत्पादन नहीं कर पा रही है, ठीक है, या जैसे कोई सेक्टर है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिससे रिवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे भैया, उसके लिए भी मैनेजमेंट जिम्मेदार है। जैसे कि हमने जो टारगेट था 2022 का वो अचीव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रबंधन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फेल हो गया क्योंकि आप जो योजनाएं लेकर आए थे वो आपकी सफल नहीं हुई, आपको चेंजेस करना पड़ेगा आपके प्लान में, नए प्लान लेकर आना पड़ेगा आपको। नए प्लान में क्या करेगी सरकार, कुछ सुधार करेगी उसमें। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंध कोई सर्वमान्य अवधारणा नहीं, मतलब प्रबंध की कोई आप एक सटीक परिभाषा नहीं देख सकते। अगर एक व्यापक स्तर पे देखें तो प्रबंध मतलब सभी चीजों को शामिल करना, व्यक्ति, देखिए मानवीय संसाधन इसमें सभी आ जाएंगे, झाड़ू साफ सफाई से लेकर मैनेजमेंट तक के सभी मानवीय संसाधन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद भौतिक संसाधन, जितने भी भौतिक संसाधन है जिनको आप स्पर्श कर सकते हो वो सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सभी संसाधनों की बात की जा रही है, तो जो प्रबंध है उसमें सभी संसाधन आ जाते हैं, कोई सा संसाधन बाहर नहीं जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, प्रबंधन के लक्षण एवं विशेषताएं। प्रबंधन की कुछ विशेषताएं होती है, प्रबंधन की कुछ विशेषताएं होती है, मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं। तो देखिए प्रबंधन की विशेषताएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रबंधन की परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत इसकी विशेषताएं निम्नलिखित कही जा सकती हैं। अब देखिए पहले जो उद्देश्य क्या है, प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण होता है। भैया मैनेजमेंट करोगे तो उसका कोई उद्देश्य होगा, इसे सीधी सी बात है। आप पटवारी बन रहे हो, पटवारी बनने का टारगेट है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो ये क्या है आपका पटवारी बनना उद्देश्य है। उद्देश्य पूर्ण तो कार्य हुआ आपका पटवारी बनना है। इसके लिए आपने बुक्स खरीदी होगी, कोचिंग क्लासेस लगाई होगी, नोट्स पढ़ रहे होंगे, किसी दोस्त से नोट्स ले रहे होंगे, यहाँ से नोट्स ले लो, वहां से नोट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये क्लास ले लो, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो। तो ये क्या है, प्रबंधन ही तो कर रहे हो, मैनेजमेंट तो कर रहे हो, ताकि आपका जो उद्देश्य पूर्ति हो जाए। उद्देश्य क्या है आपका, पटवारी बनना, तो पटवारी बनने के लिए आप दिन रात पढ़ रहे हो, तो ये उद्देश्य की पूर्ति का होगी। तो प्रबंधन मैनेजमेंट मतलब उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट में उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध किसका करो, पटवारी बनना ही नहीं तो बुक क्यों खरीदेंगे, पटवारी बनना है तभी तो बुक खरीदी हमने, तो यही तो प्रबंध है। तो ये बड़े स्तर पर प्रबंध हो जाएगा। इसके बाद प्रबंध एक सामूहिक, देखिए सामूहिक प्रयास प्रबंध के अंतर्गत आता है। अंतर्गत एक उपक्रम या संस्था में कार्य संपन्न सामूहिक प्रयास। अब देखिए जो प्रबंध एक सामूहिक प्रयास होता है, प्रबंध जो होता है मैनेजमेंट, जैसे आपका सिंगल प्लान था कि भैया आपको बनना है। अब प्रबंधन आप एक बड़े स्तर पर बात करें, हम राज्य स्तर पर, तो एक सामूहिक प्रयास होगा, इसके अंदर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए जैसे कृषि के ऊपर काम करता है पटवारी, तो कृषि के लिए भैया उसको नकल निकलवाना है, तो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर होगा तभी नकल निकाल के देगा, ठीक है। किसान भी चाहिए, जिसको चाहिए हो, तो एक सामूहिक तो है। या फिर जैसे कोई प्लान लेकर आए हैं, वही योजना लेते हैं किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपए देना है किसान, तो क्या पटवारी अकेला काम कर सकता है क्या? योजनाएं केंद्र बना के देगी, राज्य बना के देगी, कलेक्टर इंप्लीमेंट करवाएगा, पटवारी और उसके जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी होंगे वो सर्वे करेंगे, रिपोर्ट देंगे, फिर उस योजना को क्या करवाएंगे, क्रियान्वयन। तो प्रबंध क्या हुआ, सामूहिक प्रयास। अब देखिए प्रबंध एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रबंध क्या है, प्रक्रिया। प्रबंध मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही आपको आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा, ठीक है। अगर पटवारी बनना है तो आपको 8 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेंगे, 8 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। अब वो आपका समय प्रबंध करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कि कितने समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तब जाकर टारगेट अचीव होगा। तो यही तो है कि भैया जो सरकार उद्देश्य बना रही थी कि 2022 में किसानों के डबल कर देंगे, वो डबल नहीं हो पाई, वो बात अलग है।
तो प्रबंध ठीक से नहीं कर पाए, योजना का क्रियान्वयन नहीं करवाए। तो प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस, और प्रोसेस पूरी होने पर ही हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा। अगर वो प्रोसेस हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारा लक्ष्य अचीव नहीं होगा, ठीक है, टारगेट जो भी हमने डिसाइड करा है वो नहीं मिल पाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं प्रबंध में। क्या है अगला प्रबंध? तीसरा पॉइंट हो गया आपका प्रक्रिया है, पूरा इसका उद्देश्य समझा दिया। अब देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्रबंध क्या है? जो भी सोर्सेस है आपके पास, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करना। कम से कम संसाधन होता है, गवर्नमेंट का सीधा सा फंडा होता है मिनिमम सोर्सेस मैक्सिमम आउटपुट। कम से कम संसाधन, ज्यादा से ज्यादा फायदा। देखिए इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी पटवारी की वैकेंसी 9000 निकली है, 9000 निकली है वैकेंसी। इसके पहले पटवारी की बात करें तो पटवारी इसके पहले 2016-17 में अपॉइंटमेंट हुए थे पटवारी में, तो तब से धीरे धीरे पोस्ट खाली होती है। कितने साल हो गए? लगभग 17 से काउंट करें हम तो 23 आ गया। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। अब 6 साल में गवर्नमेंट का एक रूल है कि एक पंचायत पर एक पटवारी होगा, मतलब 9000 पटवारियों की संख्या कम थी। मतलब 9000 पटवारियों के पास, एक पटवारी के पास 2 पंचायतें होंगी या 3 पंचायतें होंगी, तो एक पटवारी 3 पंचायत का काम कर रहा है। तो सरकार ने क्या करा है? संसाधनों का कुशलतम उपयोग करा, मैक्सिमम सोर्सेस, सॉरी मिनिमम सोर्सेस मैक्सिमम आउटपुट लिया। जो एक पटवारी था उसने 3 पंचायत का काम करके दिया। तो यही तो है मैनेजमेंट, यही तो प्रबंध सिखा रहा है। अब इससे सरकार को फायदा हुआ करोड़ों अरबों रुपए का। जो सैलरी देना थी वो बच गई, 9000 लोगों की सैलरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यही तो है मैनेजमेंट, यही तो सिखाएगा आप लोगों को, तभी जाके तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे, तभी तो आप पटवारी बनोगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला 5वां पॉइंट है प्रबंध सर्वभूमि। प्रबंध सर्वभूमि का मतलब सब जगह अवेलेबल रहेगा प्रबंध। आधुनिक समय में प्रबंध सर्वभूमि, सर्वभूमि का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है। यहाँ संस्था, व्यक्ति, देश, समाज। देखिए अभी जैसे मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया कि भैया पटवारी बनना है, तो आप अपना प्रबंध करेंगे अपने हिसाब से संसाधनों का। अब देश कोई संस्था है, ठीक है, तो वो जैसे कोई एनजीओ है, वो चाहता है कि भैया कोरोना को रोकना है या जितने भी संक्रमण बीमारी है उनको रोकना है, तो उस संस्था का भी वही टारगेट हो गया। फिर देश का टारगेट है भारत का कि भैया भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने, ठीक है, ये टारगेट है। समाज का भी टारगेट होता है कि जैसे दहेज प्रथा का समाप्त किया जाए। तो ये क्या है? ये हम लोगों के सर्वभौमिक होता है प्रबंध, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है प्रबंध, सभी के लिए होता है प्रबंध। जीवन में जिसका जीवन जितना अच्छा सफल होगा वो उतना अच्छा प्रबंधक होगा। जो व्यक्ति अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेता है, सबके पास 24 घंटे हैं। धीरूभाई अंबानी के पास 24 घंटे, अनिल अंबानी के पास 24 घंटे थे, धीरूभाई अंबानी के पास भी 24 घंटे थे, अनिल अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, और आप लोगों के पास भी 24 घंटे ही है। किसी के पास 25 घंटे नहीं। जो समय का जितना अच्छा मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, वो जीवन में उतना सफल हो जाता है। तो इसलिए पटवारी में प्रबंध जोड़ा, क्योंकि पटवारी बहुत ज्यादा जनता लोगों को, मतलब सॉरी लोगों को क्या, किसानों को परेशान करते हैं। तो प्रबंध ठीक से करना है जो नए पटवारी आने वाले हैं, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित हो, ठीक है। अब देखिए प्रबंध, सामान्यतः प्रबंध स्वामित्व से अलग। आधुनिक समय में प्रबंध उपक्रम के स्वामी अलग अलग होते हैं। अब देखिए कंपनी की बात कर रहे हैं कि भैया प्रबंध कंपनी के स्वामी अलग अलग होते हैं, अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है? प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में भी प्रबंध होता है, ठीक है, समाज में भी तो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है। जैसे कोई सोसाइटी, तो उसका सचिव होगा, उसके सदस्य होंगे, वो निर्देश बनाते हैं कि हमें सोसाइटी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो क्या है? ये सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में सब प्रबंध से जुड़ा है। प्रबंध के बगैर समाज पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्या है, देखिए अब प्रबंध जो है ना, ये कह रहा है अगले पॉइंट में 9 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। 9 पॉइंट क्या कह रहा है? प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। प्रबंध दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट जो है वो एक अदृश्य, दिखाई नहीं देता है, वरना एक अदृश्य कौशल है
या एक ऐसा कौशल है जो किसी कार्य के परिणामों से जाना जाता है। यदि प्रयास सफल होते हैं तो श्रेष्ठ प्रबंध कहलाता है। इसके विपरीत यदि प्रयास असफल होते हैं तो प्रबंध अकुशल कहलाता है। देखिए यहीं पर मैं 2 उदाहरणों से स्पष्ट कर देता हूं आपको। सरकार ने बोला था कि 2022 तक किसानों का आय डबल कर देंगे, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो ये प्रबंध के हिसाब श्रेष्ठ प्रबंध नहीं है। ठीक है, और जस्ट हम बात करते हैं कि सरकार ने बोला था कि हम भैया 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बना देंगे, तो ये टारगेट लगभग हमारा 99% पूरा हो चुका है। कहीं गाँव में नहीं हुआ होगा, वो बात अलग है, वो गांव वाले यूज नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है, मेंटेलिटी है। सरकार की तरफ से टारगेट लगभग अचीव हो चुका है। ठीक है, आज हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तो प्रबंध किसी भी प्रबंध को भी दिखाई नहीं देगा, जब वो जो प्लान बनाया है वो पूरा सफल हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि आपका प्रबंध जो मैनेजमेंट था वो सफल है या असफल है। इसके बाद देखिए प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा। अब देखिए ये विचार कह रहा है कि भैया प्रबंध जन्मजात होता है और अर्जित होता है। कुछ गुण होते हैं, पूर्ण रूप से प्रबंध जन्मजात नहीं बोल सकते हैं। देखिए जन्मजात का मतलब हो गया कि बच्चे को जन्म से ही मैनेजमेंट के गुण मिल गए, ऐसा नहीं होता है, सीखना पड़ता है, कुछ मात्रा में मिलते हैं। कुछ बोल रहा हूं, पूरा 100% नहीं बोल रहा हूं। और अर्जित होते हैं, अर्जित प्रतिभा ज्यादातर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 95% अर्जित होता है, 5% जन्मजात होता है, क्योंकि व्यक्ति आसपास माहौल से सीखता है। जैसे इसके बाद देखिए बना प्रबंध जन्म से ही योग्य कुशल दूरदर्शी होते हैं। अगर ये होता तो थोड़ा सा पूरा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5% जन्मजात होते हैं, बाकी 90% व्यक्ति को प्रबंध के गुण सीखना ही पड़ते हैं। तो ये जन्मजात और अर्जित दोनों प्रतिभाएं होती है, इसलिए इसको इस टाइप से कहा गया है। ठीक है, क्योंकि 5% है तो सही, ये नहीं बोल सकते जन्मजात नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़े, इसमें थोड़ा ले लिया इसमें। अब देखिए आगे जो अगला पॉइंट है हमारा क्या है, ये बाकी उसमें ये जन्मजात किस प्रकार से अर्जित किस प्रकार से। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये आएगा ही सही 101%। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि प्रबंध क्या है। ठीक है, प्रबंध क्या है, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। कला है, ऑप्शन बी मिलेगा आपको विज्ञान है, ऑप्शन सी मिलेगा दोनों है, और इनमें से कोई नहीं, तो दोनों वाला सही या कुछ और लिख देगा। समझना है आपको, तो ये क्वेश्चन आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। ये आगे स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही कर्मचारियों को दिशा निर्देश करके कार्य लेने से संबंधित प्रबंध, ये आगे समझाएंगे आपको। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, प्रबंध के क्षेत्र, मैनेजमेंट के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पड़ता है। प्रबंध एक सामाजिक विषय है। ठीक है, अतः यहाँ विभिन्न अन्य सामाजिक विषयों की भांति जटिल, विकसित, परिवर्तनीय है। सामाजिक क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ प्रबंध का क्षेत्र भी निरंतर व्यापक होता जा रहा है। अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हो। मैनेजमेंट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। तो पहला है प्रबंध की विशेष सामग्री, प्रबंध की विशेष सामग्री, फिर इसके बाद प्रबंध की व्यापकता। विशेष सामग्री मतलब उसके संसाधन। देखिए तो प्रबंध की जो विशेष सामग्री के हिसाब से देखते हैं, विशेष सामग्री के हिसाब से पहला जो प्रबंध है उसको देखते हैं। प्रबंध की विशेष सामग्री, अगर पूछा जाए प्रबंध को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो प्रबंध को 2 भागों में बांट सकते हैं आप, प्रबंध की विशेष सामग्री के हिसाब से और उसकी व्यापकता। और विशेष सामग्री के अंदर जो पॉइंट है वो देखते हैं नियोजन। नियोजन मतलब नियोजन प्रबंध का पहला कार्य होता है। ये क्वेश्चन आता है कहीं पर कि प्रबंध का पहला कार्य क्या है, तो प्रबंध का पहला कार्य नियोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर देना है आपको। प्रबंध का पहला कार्य क्या है, तो नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन, प्रबंध का पहला कार्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा गया है और आएगा आने वाले समय में। दूसरी एग्जाम में आया है, पटवारी में तो पहली बार है। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन, जिसके द्वारा प्रबंध भविष्य के बारे में चिंतन मनन करता है तथा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुकूल मार्ग का चयन करता है। अब देखिए जो लक्ष्य निर्धारित किए उसको पाने के लिए वो प्रयास करता है। तो प्रबंध का पहला कार्य क्या है, नियोजन। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है संगठन। अब
अब देखिए प्रबंध के लिए क्या चाहिए, संगठन। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन का आशय उपक्रम से, ठीक है। अब जैसे कुछ भी कर रहे हैं तो एक संगठन होगा, आपने जो योजनाएं बनाई उद्देश्य पाने के लिए, तो संगठन होना चाहिए। फिर निर्देशन, निर्देशन के अंतर्गत उपक्रम में लक्ष्यों के अनुरूप संगठन संरचना, आवश्यकता, नियुक्तियों कर लेना, राम कर्मचारी। देखिए निर्देश डायरेक्शन देते हैं कि भैया ये कार्य किसको करना है, कार्य का डिवाइडेशन करना है, निर्देश देना, ठीक है। इसके बाद अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। अभिप्रेरणा यह एक सामान्य प्रोत्साहन है, मतलब किसी को भी कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कोई एम्प्लॉय अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, उसके काम की तारीफ करना, और कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको डांटना। ये डांटना भी एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है। डांटना एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है पर उसका प्रभाव सकारात्मक होता है, ठीक है। जैसे कोई एम्प्लॉय है सर्वे करने के लिए भेजा किसी पटवारी को, वो सर्वे करके नहीं लाया, फसल खराब हो, तो जो उच्च अधिकारी होंगे वो उस पटवारी को डांटेंगे तो वो क्या करेगा, सर्वे करके लाएगा, तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है। डांटना एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है। सकारात्मक अभिप्रेरणा मतलब पुरस्कार दे दिया, किसी पटवारी ने अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार दे दिया आपने, तो क्या हो गया है, सकारात्मक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करना काम करने के लिए। इसके बाद देखिए अगला है समन्वय। क्या है, समन्वय। समन्वय मतलब तालमेल बिठाना, ठीक है। जैसे जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके साथ तालमेल बिठाना। देखा हो कई अधिकारी कि अपने निम्न अधिकारियों से, कर्मचारियों से बनती नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि वो तालमेल नहीं बिठा पा रहा। ये संस्थान में यही परिवार में होता है, किसी परिवार में कोई सदस्य बहुत फेवरेट होता है, सब पूछते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, और एक ऐसा रहता है किसी कोई नहीं पूछता है, तो उसका ये है कि वो समन्वय नहीं कर पा रहा है, तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, ठीक है। तो तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, समन्वय। अब देखिए अगला जो समन्वय हो गया, चलो देखिए आगे ब्रेक हो गया। समन्वय हो गया था। अगला है नेक्स्ट जो पॉइंट है समन्वय हो गया था ना। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रबंधन, संगठन और प्रशासन, ठीक है। प्रबंधन, संगठन और प्रशासन। प्रबंधन, संगठन, प्रशासन शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया जाता है, परंतु आधुनिक समय में इन शब्दों में अंतर किया जाने लगा है। देखिए पहले क्या होता था, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों अलग अलग होते हैं, पर पहले ये तीनों को लगभग एक ही समझा जाता था, ये एक ही। प्रबंधन का मतलब हुआ मैनेजमेंट करना, संगठन मतलब क्रियान्वयन, प्रशासन मतलब संचालन। संगठन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइज वगैरह होंगे वो सब संगठन होंगे, प्रशासन चलाना, किसी को प्रशासन करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रबंधन और संगठन, ये दोनों में समझते हैं प्रबंधन और संगठन क्या है। फिर इसके बाद आगे देखिए प्रबंधन और संगठन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंधन और संगठन में घनिष्ठ संबंध। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में घनिष्ठ संबंध है, दोनों जुड़े हुए, दोनों में रिलेशन है, ठीक है। अलग नहीं कर सकते हो। प्रबंधन संगठन के अधिक व्यापक है, जो प्रबंधन है वो संगठन से व्यापक है, जो मैनेजमेंट है वो बड़ा है किससे, संगठन से। प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में एक संगठन किसी भी संस्था के संगठन का सुदृढ़ ढांचा तैयार करना का उत्तरदायित्व प्रबंधन के ऊपर। अब देखिए किसी संगठन को बनाना है तो ये कार्य कौन करेगा, प्रबंधन करेगा, ठीक है। जैसे आप एक नया दल, एक पार्टी बना रहे हो, चुनाव लड़ना है, अगले इलेक्शन में आपको सरकार बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, और संगठन कौन बनाएगा, प्रबंधक, ठीक है।
इसके बाद देखिए आगे अगला आता है हमारा प्रबंध होता है। प्रबंध की सफलता संगठन के ऊपर निर्भर करती है। जो प्रबंध है ना उसका निर्भर होना किस पर है? संगठन के ऊपर। जैसे कुछ प्रबंध किया आपने, जो योजनाएं बनाई वो सफल होगी या असफल होगी ये डिसाइड कौन करेगा? संगठन करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगा। इसके बाद देखिए प्रबंधन संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में तभी सफल होता है जब संगठन उचित हो। जो प्रबंधन ने योजना बनाई है उसका क्रियान्वयन संगठन अच्छे से करवाएगा तभी वो संगठन सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य दिए अब देखिए प्रबंधन और प्रशासन देख लेते हैं। प्रबंधन और प्रशासन, प्रबंधन और प्रशासन के बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं है। कुछ विद्वान प्रशासन को प्रबंधन से अधिक व्यापक मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान क्या करते हैं? प्रशासन को प्रबंधन से अधिक व्यापक मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान प्रशासन को प्रबंधन का अंग मानते हैं, मतलब उसी का एक पार्ट है। परंतु दोनों में प्रथम मत को ही अधिक समर्थन मिला है। जो पहला मत है उसको ज्यादा मान्य करते हैं। इसके बाद ओलिवर स्लेट के अनुसार प्रबंध उद्योगों में संपन्न किए जाने वाला वह कार्य जिसका संबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत नीतियों को क्रियान्वित करने, अपने समक्ष रखे गए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने, संगठन का उपयोग करने, इस प्रकार प्रशासन का संबंध नीति निर्धारण से, उसी प्रकार प्रबंधन का नीति क्रियान्वयन से। देखिए प्रशासन का संबंध नीति निर्धारण से, तो प्रबंधन का संबंध किससे रहेगा? नीति के क्रियान्वित करवाने से। जो नीति जो प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करवाने से। अब प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य देते हैं प्रबंधन के। देखिए प्रबंधन के उद्देश्य संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य मतलब पूरा ग्रुप, पूरा जो संघ है, जो पूरा एक संगठन है वो क्या करेगा उसके उद्देश्य बनाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, बाकी आप पढ़ लें। इसके बाद देखिए दीर्घायु या जीवित रहना। अब देखिए प्रत्येक व्यवसाय एक लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहता है। जो भी प्लान वगैरह लेकर आए हैं वो लंबे समय तक रहेगा, अस्तित्व बना रहता है उसमें। प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं द्वारा संबंधित इस प्रकार सकारात्मक निर्णय लेना है। ठीक है, डिसीजन लेना है इसमें। ठीक है, लंबे समय तक रहेगा। फिर इसके बाद लाभ अर्जित करना है। जैसे कोई भी योजना लाते हैं तो उसका मेन मोटो क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, लाभ मिले इससे, चाहे वो किसानों को मिले या किसी अन्य व्यक्ति को मिले। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा आधुनिक समय में केवल व्यवसाय प्रबंध कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी निभा कर या केवल लाभ अर्जन करना संतुष्ट नहीं हो सकता। केवल प्रबंध का मतलब ये नहीं होता है कि भैया आप केवल आपने कोई व्यवसाय है उससे लाभ अर्जित कर लिया तो इसे सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसमें जनता का हित भी देखा जाता है, लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। जैसे कोई इंडस्ट्री चल रही है उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया भी जाता है। ठीक है, इसके बाद अस्पताल शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था भी करते हैं। देखा होगा आपने कई संस्थाएं एनजीओ वगैरह क्या करती हैं, कुछ कंपनियां लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है, कहीं हॉस्पिटल डलवाते हैं, कहीं स्कूल बनवाते हैं, इस पर भी काम करते हैं। अब प्रबंध का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, ठीक है, बाकी सामाजिक कार्य करना भी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त संगठन। अब देखिए वित्तीय, अगला क्या है हमारा, क्या वित्तीय आवश्यकता। तो प्रबंधन क्या करता है, जो भी वित्तीय आवश्यकताएं होती है उनकी पूरा करने का काम करता है। वेतन वगैरह जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी समय समय पर इंक्रीमेंट वगैरह होता है। सामाजिक दायित्व भी होता है, ठीक है, उच्च स्तरीय दायित्व होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति देखते हैं।
प्रबंध की अवधारणा परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ आवश्यक हो जाता है कि प्रबंध की प्रकृति को समझाया जाए। इस विषय की प्रकृति क्षेत्र ही उसका विकास पर निर्भर करता है, जो उसका विकास पर निर्भर करता है। किसी विषय की प्रकृति तथा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है प्रबंध की प्रकृति, और ये क्षेत्र वगैरह का विकास किस पर निर्भर करेगा? प्रबंध के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा वो क्षेत्र उतना ज्यादा विकास करेगा। अब देखिए प्रबंध का विज्ञान है कला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंध विज्ञान है या कला, ये समझते हैं। इसका क्वेश्चन आना ही लगभग क्वेश्चन पटवारी में 100%। प्रबंध विज्ञान या कला, देखिए प्रबंध एक पेशे के रूप में, एक सामाजिक सेवा के रूप में। प्रबंध क्या है? एक पैसा है। मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेजर वगैरह होंगे कंपनी में, क्या है? एक पैसा ही तो है। जितने भी हमारे सिविल सर्विस वगैरह में उच्च अधिकारी होते हैं वो भी तो क्या है? मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो एक पैसा है और एक सामाजिक सेवा भी है, ठीक है, प्रबंध। इसके बाद देखिए आगे प्रबंध विज्ञान या कला। प्रबंध विज्ञान या कला, इसे समझने के लिए दोनों को अलग अलग अध्ययन करना होगा। विज्ञान कब होगा और कला कब होगा, ये जानने के लिए आपको दोनों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, प्रबंध विज्ञान या कला। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।